So today we have to start the new chapter, that is chapter 6 globalization. देखिए ग्लोबलाइजेशन से आजकल डायरेक्ट सवाल आते हैं हमारे बीपीएससी में भी और यूपीएससी के भी मेंस में डायरेक्ट सवाल आते हैं और वहाँ तो इसका पीटी में भी सवाल पूछा जाता है इस पर. So globalization, I have already given you some background discussion on globalization. ग्लोबलाइजेशन पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. So can you tell me what is globalization, Abhishek? What you understand by globalization? हैं? नहीं बता. इतना समझाएं आपको क्यों नहीं बता पाइएगा? किसी भी अच्छे सिंपल शब्दों में आप समझा सकते हैं. ऐसे तो कहिएगा तो लगेगा कि भाई आप समझे ही नहीं. देखिए ग्लोबलाइजेशन वर्ड को देखिए, ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल. ग्लोबल मतलब ग्लोब से बना है, ग्लोब दैट मीन्स एंटायर वर्ल्ड. तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि वर्ल्ड के सभी पार्ट्स, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज का आपस में एक दूसरे से जुड़ जाना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. द interconnection between different countries and different parts of the world, it is known as globalization. है कैसे जुड़ जा रहा है? इस तरह से जुड़ जा रहा है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिजनेस हो रहा है यहाँ से वहाँ से, यही जुड़ना हुआ. और क्या? ऐसा थोड़े कि कोई पुल बना के जुड़ जा रहा है. जुड़ने का मतलब हुआ कि इनमें आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है. तो पहले जहां की, पहले देखिए वर्ड होता था लोकल. लोकल मतलब अपने एरिया में, जो भी छोटा एरिया है उसी में फोकस्ड. पहले क्या सारी चीजें लोकल हुआ करती थी, अपने अपने एरिया में ही उनका इंपॉर्टेंस हुआ करता था और वहीं तक सीमित रहता था उनका. फिर लोकल से हम लोग धीरे धीरे हुए रीजनल. देखिए हिस्ट्री अगर आप रिवाइज करेंगे मॉडर्न इंडिया, तो आपने क्या उसमें पढ़ा कि पहले जो भी लोग थे और जो भी रूलर्स थे, राजा नवाब थे, उनको सिर्फ अपने ही राज से मतलब होता था. जितना एरिया में उनका रूल होता था उतने एरिया से उनको मतलब होता था, या लोगों को भी अपने ही एरिया के लोगों से मतलब होता था. उनको ये मतलब नहीं होता था कि बगल वाले राज्य में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, या बगल वाला राजा क्या कर रहा है, या दूर कोई राज्य का राजा या देश का राजा क्या कर रहा है. इन सब चीजों से उन्हें मतलब नहीं. अपने में दुनिया में कुएं के मेढक, तो उसको हमने कहा लोकल. वहां से वो हुए धीरे धीरे रीजनल. उनको जैसे जैसे हमारा ये स्ट्रगल शुरू हुआ तो अब वो रीजनल हुए, यानी वो आसपास के क्षेत्रों के बारे में भी सोचने समझने लगे थे कि बगल वाले राज्य में लोग क्या कर रहे हैं, बगल वाला राजा क्या कर रहा है. ठीक है. तो जैसे कि लक्ष्मीबाई थी, वो रीजनल थी. उन्होंने कई राजाओं को मैसेज भेजा था कि हमें मिल के इन अंग्रेजों का सामना करना चाहिए. बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग थी लक्ष्मीबाई, बहुत सुलझी हुई महिला थी, अपने समय से आगे की उनकी सोच थी. तो उन्होंने समझ लिया था कि ये अंग्रेज जो है यहाँ हम सबको कैप्चर कर लेंगे अगर हम लोग यूनाइट नहीं हुए. तो उन्होंने सबके पास अपना मैसेज भेजा था कि हमें यूनाइट होकर इनको फाइट करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा देश से, नहीं तो ये हम सबको दबा देंगे. लेकिन उस समय सभी राजा जो थे अगल बगल के क्या माइंडसेट के थे? लोकल. बस अपने में सोचते थे अरे हम राजा हैं, हमको क्या मतलब है, और हम किसी के साथ क्यों जुड़ने जाएं, और वो भी एक औरत के साथ. तो उनका अपना एक ईगो आ रहा था सभी का, और सब ने जो है इनकी बात को इग्नोर कर दिया. एक आध लोगों ने जो है समझा उनकी बात को, उनका सब साथ भी दिया, बट बहुत कम थे, माइनॉरिटी थे ये लोग. इसलिए आपको पता है कि आखिर लड़ते हुए अंग्रेजों से शहीद हो गए लक्ष्मीबाई. तो
वो रीजनल माइंडसेट की थी, वो क्षेत्र के बारे में सोचती थी कि नहीं, हमें अभी जब विदेश से कोई बाहर से आया है, हम पर अटैक कर रहा है, तो हमें सबको मिल के उसका सामना करना चाहिए। फिर यहाँ से जब हमारा स्ट्रगल आगे बढ़ा, रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके बाद फिर नेशनल मूवमेंट हुआ, तब फिर लोग हमारे यहाँ, उनका माइंडसेट क्या हुआ, नेशनल हो गया। फिर वो अपने देश के बारे में सोचने लगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है। वो अपने आप को एक देश, ये सब आपने पढ़ा है, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक नेशन समझना कि हम भारत देश के निवासी हैं। ऐसा नहीं है कि हम बंगाली हैं, हम बिहारी हैं, हम सब इस भारत देश के निवासी। और वो एक देश की तरह सोचने लग गए। तो तब हुआ था नेशन, देश का जन्म हुआ था। उससे पहले देश नहीं था यहाँ, उससे पहले देश का मतलब ही नहीं था, क्योंकि कोई भारत का क्या मतलब था उस समय। उससे पहले तो थे कोई अवध है, कोई बिहार है, कोई बंगाल है, कोई असम है, कोई कुछ है, राजपूताना है, सब अलग अलग थे। भारत तो कहीं था ही नहीं। भारत बना जब हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ, और तब लोगों को बहुत ही समझाना पड़ा था। सब जगह जा जा के भाषण देते थे नेहरू, गांधी वगैरह। तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में उन्होंने बात दिखाई कि नहीं, हम लोग एक देश, भारत देश के, भारत माता, इसलिए भारत माता भारत माता भारत बहुत बोलते थे। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में, धीरे धीरे बहुत साल लगे समझने में लोगों। तो तब उनकी सोच डेवलप हुई कि हम एक देश हैं, जैसे आज हम सोचते हैं कि नहीं। हालांकि आज भी सभी लोग ऐसा भी, आज भी बहुत लोग हैं अपने जिले तक ही उनकी सोच रहेगी, अपने गांव तक ही उनकी सोच रहेगी। थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ है तो जिले तक, अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है तो अपने राज्य तक सोचेगा, ज़्यादातर सब राज्य तक सोचेगा। बिहार के लड़के जाएंगे दिल्ली पढ़ने के लिए तो बिहार वालों से ही दोस्ती करेंगे, उन्हीं के साथ ग्रुप बना के घूमेंगे। यूपी वालों को ऐसे करके देखेंगे, यूपी वाले अपने में ग्रुप बनाएंगे यूपी वालों का, दिल्ली वाले दिल्ली वालों का ग्रुप बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले नॉर्थ ईस्ट का अपना ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपस में सभी ग्रुप्स में बात करते हैं। तो अभी भी देखिए, जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, करने जाते हैं, उनका भी माइंडसेट नहीं है नेशनल। और ये मुझे सिखाना पड़ा कई कैंडिडेट को, जिसको मैंने सिखाया, अधिकारी बन गया बस इंटरव्यू बोल। एक इंटरव्यू दिया, आईपीएस बन गया। बोला सर क्या आप बोल दिए, जादू हो गया, इतना नंबर दिया, इंटरव्यू पर सिलेक्शन हो। तो नेशनलिस्ट, तो ये हुआ नेशनलिज्म। देखिए उस समय दुनिया में एक जब हमारे, आपने पढ़ा हिस्ट्री में इंपीरियलिज्म, मैंने आपको पढ़ाया, जब जो यूरोप के देश थे वो क्या करने लग गए, सभी देशों पर कब्जा करने लग गए। यहाँ वहाँ जाके जिन जगहों के बारे में पता चलता था वहाँ जाके लड़के उन पर कब्जा कर लेते थे, ताकि उनके देश का सम्मान बढ़े कि अरे हमारे अंदर तो इतना एरिया है। अपने एम्पायर को फैलाने की सोच जो होती थी कि भाई हमारा एम्पायर कहलाए, कि हमारा इंग्लैंड का साम्राज्य है। देखिए एक समय कहा जाता था कि विक्टोरिया के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, सूरज डूबता ही नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था कि कहीं ना कहीं सूरज उगा ही रहता था उसमें। तो ये कहा जाता था कि विक्टोरिया के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबा था। तो सब रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, इस तरह सभी जो है, ऑटोमन एम्पायर टर्की में था, सब एम्पायर बनाने की सोच उस समय रहती थी कि हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन हो, सब लोग जाने कि उस देश का इतना ताकत है, वो इतने जगहों पर उसका शासन है। तो वो था नेशनलिस्ट फीलिंग, अपने अपने नेशन को खाली सोचते थे। उसके बाद आज जो हुआ, जो हम समझते हैं ग्लोबल, हमें आज के देखिए, आज के आदमी को ये नहीं रह गया वो किस देश में जा रहा है, कहाँ रह रहा है, कहीं का है, कहीं रह रहा है, और पूरी दुनिया के बारे में उसको अवेयरनेस है कि इंग्लैंड में क्या कानून बन रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में देखिए आज न्यूज़ में आएगा, अमेरिका में वीज़ा ये कानून हो गया है, ब्रिटेन में ये कर दिया, ऑस्ट्रेलिया।
आज न्यूज़ पूरे दुनिया का हमें आता है और हम सोचते हैं, जो पढ़े लिखे लोग, तो इसी को कहते हैं ग्लोबल। अब नेशनलिज्म से आगे हम पूरी दुनिया के बारे में, पूरे दुनिया के देशों के बारे में जानने लग गए, सोचने लग गए, और वहाँ रहने आ रहे हैं, जा रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में देखिए, आपने देखा कि इंग्लैंड की कंपनी है, भारत में आके काम कर रही है, भारत के लोग हैं आयरलैंड जाके, इजराइल जाके, यूरोप जाके, अमेरिका जाके काम कर रहे हैं। तो सभी देशों के लोग आपस में एक दूसरे से मिल गए। आप न्यूयॉर्क जाइएगा, वहां को एक एरिया है चाइना टाउन, तो वहां चाइना का लोग जो है भरा हुआ, उसको चाइना टाउन नाम। इंडिया वाले हैं तो इंडियाना बोल, इस सब जगह का अपना अपना जगह, वहां सब जगह के लोग मिल जाएंगे आपको। उनका अपना अपना कॉलोनी, बड़ा बड़ा कॉलोनी है अपने नाम पर। दिल्ली में भी है बिहारी कॉलोनी, पंजाबी बाग, देखिए सब नाम है जगह पर। बिहारी कॉलोनी है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। पंजाबी बाग, पंजाबी लोगों का एरिया है पूरा, पंजाबी बाग। फिर वहाँ है आपका चितरंजन पार्क, सीआर पार्क, बंगाली लोगों का इलाका है। आरके पुरम, रामकृष्णपुरम, पूरा तमिल लोग का इलाका है। फिर इधर है आगे बढ़ के वो कन्नड़, ये कन्नड़ लोगों का है, आंध्र के लोगों का है। फिर इधर चले जाइए आगे तो उधर नॉर्थ ईस्ट के लोगों का है। तो कहने का मतलब है कि आज दिल्ली, हर देश में हर जगह के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे में काम कर रहे हैं। तो इसी को हमने कहा ग्लोबल। जब सभी देश एक दूसरे से जुड़ गए हैं, व्यापार से, इकोनॉमी से, इंटरेक्शन से, पॉलिटिक्स से, हर तरह से। आज अमेरिका में कुछ होता है तो तुरंत उसका न्यूज़ भारत में, और भारत में उसके प्रति प्रदर्शन होने लगता है, लोग विरोध करने लगते हैं कि अमेरिका ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, कानून नहीं बनाना चाहिए। आज तो देखिए जगह जगह हमारे यहाँ के लोग बन रहे हैं बड़े बड़े पोस्ट पर, भारतीय मूल के लोग। तो यही है ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग इसका यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिक साइड पर फोकस रखेंगे। देखिए, देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। The 1990s were the decade which saw rapid changes in the world economy. 1990 का जो डेकेड था, 10 साल थे 90 से 2000 तक, ये इसने दुनिया की इकोनॉमी में बड़ी तेजी से बदलाव देखे। इट सॉ रैपिड इकोनॉमी, रैपिड चेंजेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। Globalization has made the regions of the world come in close contact with each other. देखिए जो मैंने अभी आपको बात बताया, क्या कह रहा है? Globalization has made the regions of the world come in close contact with each other. Globalization ने दुनिया के कई अलग अलग क्षेत्रों को, हिस्सों को एक दूसरे से नजदीक ला दिया। जो पहले दूर, उनको कोई मतलब नहीं होता था, अमेरिका वाले अमेरिका में खोए हुए हैं, चाइना वाले हैं चाइना में, चाइना वाले तो दुनिया को ही नहीं जानते थे किसी को। आज भी चाइना बहुत रिस्ट्रिक्टेड है बाकी देशों की तुलना में। वहाँ से खबरें न बाहर आती है, न बाहर की खबरें वहाँ जाती है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल है हर चीज़। लेकिन फिर भी आज से 30 साल पहले से काफ़ी खुल गया है। पहले तो कहते थे आयरन कर्टेन, चाइना को, रशिया को कहते थे आयरन, यानी लोहे का पर्दा है इनके चारों ओर, लोहे के पर्दा है जिसके आर पार कुछ नहीं जा सकता है, आयरन कर्टेन बोलते थे। क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते थे, ये क्लोज था, इसके न बाहर जा सकता था कुछ, न बाहर से अंदर आ सकता था। दुनिया के लोगों को जानकारी भी नहीं होता था वहां क्या चल रहा है। धीरे धीरे इन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह अकेले अलग थलग रहना ठीक नहीं है, हम सबसे जुड़ के रहना होगा। तो इन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला, लेकिन अभी भी पूरा तरह नहीं खुला है, बहुत कम खुला है, बहुत कम। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि जो देश पहले अपने अपने में खोए रहते थे, आज एक दूसरे से सबको मिला दिया है, जोड़ दिया है। बिफोर ग्लोबलाइजेशन the export and import of various goods and commodities was quite difficult. तो ग्लोबलाइजेशन के पहले चूंकि देश सब अलग अलग, एक दूसरे से मतलब नहीं होता था,
तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी अलाउ नहीं करते थे जनरली, बहुत उसमें कानून बना देते थे कि ना हो। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो बड़ा मुश्किल था अलग अलग देशों में करना। इन द प्रेजेंट सिचुएशन goods are made available even in small towns and villages which has been manufactured in different countries of the world। आज क्या कहा जा रहा है, आज छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी ऐसी चीजें आराम से मिल जा रही हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में बनी हुई हैं। ग्लोबलाइजेशन इज thus the process of rapid integration और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। देखिए मिल गया जो आपको हम डेफिनेशन शुरू में कहे थे, आप बोले क्या है सर ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है मिल जाना, और इंटरकनेक्शन आपस में कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना, बिटवीन कंट्रीज दुनिया के देशों में। In short, it can be said that due to globalization, the world market is turning into a borderless world। तो थोड़े में कहा जाए तो आज ग्लोबलाइजेशन से दुनिया का जो मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट, वो आज एक मार्केट हो गया है जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है। जैसे पहले क्या है, मार्केट अलग अलग देखे जाते थे, ये इंडिया का मार्केट है, ये जर्मनी का मार्केट है, ये अमेरिका का मार्केट है, ये इंग्लैंड का मार्केट है। हर देश को उसके बाउंड्री से उसके मार्केट को देखा जाता था। आज क्या है, आज दुनिया पूरी एक मार्केट हो चुकी है। अमेजन देखिए इसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा। अमेजन क्या है, हर देश में सप्लाई करता है, जहां से जिस देश से आपको ऑर्डर करना है, जहां से मंगाना है पहुंच जाएगा। तो आज एक दुनिया का मार्केट हो चुका है जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है कि ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है, ये चाइना का है, ये नेपाल का है। मार्केट मार्केट है भाई, जिसको जो उससे लेना है देना है सब आ जाइए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से एक वर्ल्ड मार्केट बन गया है जो है, जिसमें कि कोई भी बॉर्डर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। और फ्री मार्केट देखिए आज इंडिया में क्या है, कोई रोक टोक नहीं है, जिसको जहाँ से आना है यहाँ बिजनेस करना है करिए, यहाँ के लोग को फ्री कर दिया है जिसको जहाँ जाना है। ऐसा बहुत देशों में हुआ है, कुछ देशों में बहुत कम हुआ है, लेकिन ज़्यादातर देशों में बहुत हुआ है, यानी फ्री लगभग हो गया है कि कोई कहीं भी जा सकता है और वहाँ काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो इस तरह से वर्ल्ड मार्केट क्रिएट हो गया है ग्लोबलाइजेशन से, जिसमें कोई बॉर्डर नहीं, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। अ फ्यू इयर्स बैक इन इंडिया ओनली कार्स एंड मोटरसाइकिल्स of reputed companies were seen on the road. For example, Rajdoot, YesD in motorcycles and Fiat and Ambassadors in car। आज से आप 20, 25, 30 साल पहले अगर देखिएगा तो इंडिया की सड़कों पर कुछ ही ब्रांड के मोटरसाइकिल दिखते थे। राजदूत और YesD यहाँ बहुत कॉमन था, जिसको बुलेट कहते थे, YesD को राजदूत। और आपका कार की बात करें तो सबसे कॉमन उस समय कारें ज़्यादा यही दिखती थी, एक तो फिएट दिखती थी और एक एम्बेसडर दिखती थी। तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, पिछले चैप्टर में समझाया है कि बहुत कम ब्रांड की चीज़ें बिकती थी, लिमिटेड, और जो मिलता था वही लोगों को लेना पड़ता था। टुडे इवन इन स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज cars of different companies and varieties can be seen on the road which have been manufactured in other countries। आज आपको छोटे शहरों में भी, गांवों में भी आपको सड़कों पर ऐसी ऐसी गाड़ियां दिख जाएंगी जो अलग अलग कंपनियों की हैं, विदेशों की दूसरी कंपनियों की बनी हुई, आपको कहीं भी दिख जाएगा चलते। Today, even in small towns and cities, cars of different companies and varieties can be seen। ये तो हो गया। हाँ,
Similarly, commodities manufactured and produced in other countries are made available to us, कहा जा रहा है। इसी तरह दूसरे देशों की बनी हुई सारी चीजें हमें उपलब्ध कराई जाती हैं। आज देखिए, आपका शैम्पू आया था एक समय, आज से 25-30 साल पहले, गार्नियर का पहली बार इंडिया में। गार्नियर कहाँ की कंपनी है? पेरिस, फ्रांस की कंपनी। आज उसका कलर, हेयर कलर, शैम्पू, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसी तरह हम बहुत सारी क्रीम लगाते हैं, नेल पॉलिश लड़कियां लगाती हैं, तो मेबेलिन, रेवलॉन, क्या क्या कंपनियां हैं जो कि बाहर की कंपनियां हैं। हर चीज़, मेकअप का आइटम देखिए सारा विदेशी। इंडिया का लैक्मे है, एक दो और कंपनी है, बाकी सारा बाहर का कंपनी। उसी तरह हर आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए, सोनी, फिलिप्स, सब बाहर की। आज तो और आ गया एलजी, सैमसंग। तो हर छोटे शहर, बड़े शहर में हमें दुनिया के अलग अलग देशों की बनी हुई चीजें आसानी से मिल जाती हैं। Malls have been opened in small towns and big cities, where the smallest as well as the biggest commodities are made available to the consumers. ठीक है, तो आज शहरों में मॉल खुल गए हैं, जिसमें छोटे बड़े सभी सामान के अलग अलग ब्रांड आपको अवेलेबल रहते हैं। Cars of different sizes and varieties, commodities like mobiles and televisions are made easily available in the Indian market. उसी तरह आज देख लीजिए, इतने वैरायटी के आज तो गाड़ियां पहचान में नहीं आती। पहले तो हम लोग गाड़ियां पहचान लिया करते थे क्योंकि बहुत लिमिटेड कंपनियां होती थी। जो हाई फाई कंपनी होती थी, एक ही दो होती थी, उसकी गाड़ियां हम लोग पहचान लिया करते थे। आज इतनी कंपनियों के इतने मॉडल आ चुके हैं कि पहचान पता ही नहीं चलता है कौन गाड़ी अगल बगल से जा रहा है। एक भी गाड़ी नहीं समझ में आता है। पुरानी गाड़ी को जो मतलब चल रही है काफ़ी साल से, उन गाड़ियों को छोड़ दें तो नई गाड़ियों में तो आज कोई पता ही नहीं चलता है किस ब्रांड की कौन सी गाड़ी है। इतने ब्रांड आ गए। More and more goods and services, investments and technology are being made available all over the world. कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु और सेवाएं, सर्विसेज जो है, इन्वेस्टमेंट्स, निवेश, एंड टेक्नोलॉजी, और तरह तरह की टेक्नोलॉजी, ये सब जो है हमें पूरी दुनिया के लोगों को ये अवेलेबल कराया जा रहा है हर जगह से। आज कोई भी देश चले जाइए तो वहाँ आपको सोनी का कोई भी चीज़ मिल जाएगा, सैमसंग का मिल जाएगा, एलजी का मिल जाएगा, सब जगह। तो इसी को है कि गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कंपनी वहाँ कुछ लगा रही है। तो देखिए आज हर देश में, हर जगह की कंपनी कुछ ना कुछ अपना बिजनेस कर रही है, इंडस्ट्री चला रही है, चाहे बिजनेस कर रही है। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट उनका। एंड टेक्नोलॉजी हर देश का हर किसी को दिया जा रहा है। आज देखिए, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि भारत मिसाइल बना रहा है और दुनिया के दूसरे देश उसको खरीद रहे हैं। अच्छे बड़े बड़े देश खरीद रहे हैं, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी का ब्रह्मोस मिसाइल बनाया इंडिया ने, वो किसी के पास नहीं।
तो आज सब लोग हमसे ब्रह्मोस खरीद रहे हैं, बहुत सारा चीज़ खरीद रहे हैं, हमारा सैटेलाइट सर्विस सब यूज़ कर रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसिलिटी हम बहुत सस्ते में हम कर लेते हैं सैटेलाइट लॉन्च, बाकियों को उससे 6 गुना 7 गुना ज़्यादा खर्च पड़ता है। तो वो हमसे सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं कि भाई हमारा सैटेलाइट आप ही लॉन्च कर दीजिए, हम क्यों लॉन्च करने जाए, हमें खर्च ज़्यादा पड़ जाता है। तो इस तरह बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो इंडिया को मिल रही हैं दूसरे देशों से। जैसे देखिए TCS पहली कंपनी थी, उसको 72-75 के साथ बात है कि उसको US का ट्रैफिक सिस्टम का सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो पहला विदेशी कॉन्ट्रैक्ट था जो भारत में आया था, US का ट्रैफिक सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाने का, ताकि वो ऑटोमेटिक अपने आप ट्रैफिक वहाँ चलता है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था TCS कंपनी को। तो कहने का मतलब आज वो कह रहे हैं कि भाई, वो कह रहे हैं कि हमारा ये बना दो, ये सॉफ्टवेयर बना दो, वो सॉफ्टवेयर बना दो, वो भी हमसे सेवा तरह तरह का। आज देखिए यहाँ हेल्थ चेकअप कराने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं, ऑपरेशन कराने के लिए दूर दूर के देशों से लोग आ रहे हैं। क्यों? यहाँ कम खर्च में अच्छा ऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ट्रेंड हैं। विदेशों में खर्च भी ज़्यादा पड़ता है और बढ़िया से होता भी नहीं। आज इंडिया को जो है मेडिकल टूरिज्म कहा जा रहा है, यानी मेडिकल पर्पज से टूर करने आ रहे हैं लोग कि हाँ चलो घूम भी लेंगे और अपना ऑपरेशन भी या कुछ दिखा भी लेंगे कम दाम। तो दिस इज ड्यू टू द इफेक्टिव रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये कह रहा है कि ये जो है ये ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। अब नीचे देखिए एक मॉल का के बारे में कुछ दिया हुआ है, एक मॉल का पिक्चर दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ। उस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लोग आते जाते दिख रहे हैं, एस्केलेटर्स दिख रहे हैं, बड़ा सा मॉल दिख रहा है, एक लेडीज दिख रही है जीन्स टी शर्ट पहने हुए, बैग लटकाए हुए। तो इस तरह का दिखा रहा है कि कल्चर आज हो गया है, लोग आराम से अपना अपना खरीदारी करने में लगे हुए हैं। मॉल्स में फर्स्ट क्लास AC लगा हुआ है, एस्केलेटर लगा हुआ है ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के लिए, और बड़ी बड़ी ब्रांड की सब दुकानें हैं वहाँ। तो ये मॉल का आपको फोटोग्राफ दिया गया है और ऊपर कुछ मॉल के बारे में दिया गया है। देखिए, द सेटिंग अप ऑफ मॉल्स इज अ न्यू डेवलपमेंट इन द इंडियन मार्केट। कहा जा रहा है कि मॉल्स का बनना इंडिया के मार्केट में एक नई घटना है, यानी पहले नहीं हुआ इस तरह का। छोटे छोटे मार्केट होते थे। It is only due to globalization and liberalization that malls have been developed where consumers can get their smallest and biggest needs fulfilled. तो ये मॉल्स कौन बनाता है, कौन चलाता है? तो ये आई शुरू में विदेशी कंपनियां आई, उन्होंने अपने मॉल्स खोले हैं। धीरे धीरे फिर सभी यहाँ के भी कंपनियों ने मॉल्स खोलने शुरू कर दिए थे। तो मॉल्स में हर तरह की चीज़ें और बहुत हाई क्वालिटी के ब्रांड से लेके चीप, थोड़े चीप तक के ब्रांड में अवेलेबल रहते, ताकि लोगों को जैसा ज़रूरत हो, अगर बढ़िया क्वालिटी का ज़रूरत है तो बढ़िया प्रोडक्ट ले सकें, नॉर्मल प्रोडक्ट का ज़रूरत हो तो नॉर्मल ले सकें। तो ये मॉल आए कब? जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब लिबरलाइजेशन हुआ, आसान कर दिया गया नियम। A market which makes available all products, whether big or small, available to the consumers is known as mall.
तो कहा जा रहा है कि एक ऐसा मार्केट जो कि एक आदमी की जरूरत की सभी वस्तुओं को उसको उपलब्ध कराता है, उसको बेचता है, तो ऐसी जगह को हम मॉल कहते हैं। As the owner of the mall buys goods and services in large quantities, they lure the customers by advertising lucrative efforts and attracting them to buy these commodities. तो ये मॉल वाले क्या करते हैं कि ये हर चीज ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। अब जूता कोई बेचना रहा तो उसका 1-2 पीस 4 पीस नहीं लाएंगे, बल्कि उसका 50-50 पीस ले आएंगे। तो इस तरह से हर चीज का बहुत ज्यादा नंबर और बहुत ज्यादा ब्रांड में ये अवेलेबल कराते हैं लोगों के पास। ये क्या करते हैं कि चूंकि बड़ी संख्या में खरीदते हैं चीजों को, तो उस पर इनको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल जाता है, तो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्राइस पर भी बेचते हैं सामान को, ताकि इनका सामान आसानी से बिक सके। The consumers are profited if the goods and services come with attractive offers. और अगर किसी कंज्यूमर को बढ़िया ऑफर मिल जाए तो वो खूब खुश हो जाता है कि वाह, मेरे लिए ऑफर बहुत बढ़िया है। The consumers are profited if the goods and services come with attractive offers, but due to the setting up of malls, small businessmen are in danger. लेकिन कहा जा रहा है मॉल्स के बन जाने से जो छोटे छोटे व्यापारी थे उनको अब खतरा हो गया, डर हो गया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव हो जाएगा तो लोग उसका ना लेके मॉल वाले से लेगा। Now, what is globalization? It is only in the last few years that the term globalization has been tagged along with liberalization and privatization. कहा जा रहा है कि ये सिर्फ पिछले कुछ सालों में, यानी कि 91 के बाद से हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को भी जोड़ दिया गया है। यानी इसको हम कहते हैं LPG। मैंने बताया था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनका साथ में ही नाम लिया जाता है। तो ये पिछले कुछ सालों से हुआ है। इन ग्लोबलाइजेशन various political, social, economic and social aspects have to be taken into consideration. कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के समय में हमें किसी चीज का पॉलिटिकल भी पक्ष देखना पड़ता है, सोशल भी देखना पड़ता है, इकोनॉमिक भी देखना पड़ता है और सोशल एस्पेक्ट्स भी देखना पड़ता है कि वो सही रहेगा कि नहीं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग लोगों पर। In this chapter we will have a closer look at the economic aspect of globalization. इस लेसन में हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे, यानी आर्थिक पक्ष देखेंगे। Globalization is that activity where the world economy comes together so that goods and services, investments and technology are made available to each other without any trade restrictions. ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस पे अंडरलाइन करना है। कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें सभी देश के द्वारा एक दूसरे को
हर तरह की गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना होता है। उसमें कोई रोक टोक नहीं करना होता है, कोई कानून बनाना नहीं होता है, कोई बाधा नहीं क्रिएट करना होता। तो यही कहा जा रहा है कि सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मेड अवेलेबल टू ईच अदर, एक दूसरे को अवेलेबल कराया जाता है, विदाउट एनी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, बिना किसी व्यापार में बाधा, व्यापार पर रोक लगाए, रिस्ट्रिक्शन लगाए। अकॉर्डिंग टू ब्रैंको मिलनोविक, एक कोई इकोनॉमिस्ट हैं जो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड पीपल। तो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो फ्री मूवमेंट किसी चीज़ का, इन चीज़ों का होता है। यानी क्या चीज़ें हैं? गुड्स यानी सामान, वस्तुएं, टेक्नोलॉजी उसका टेक्नोलॉजी, आइडियाज यानी विचार, सोच, न्यूज़ एंड पीपल और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं हर जगह, वहाँ रह भी बहुत सारे लोग बस भी जा रहे हैं, इंडिया के विदेशों में बस रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर रह के काम कर रहे हैं, फिर लौट जा रहे हैं कुछ साल बाद। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। Globalization attempts to establish links in such a way that the happenings in India can be influenced by events happening miles away. कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक इस तरह से देशों को जोड़ देता है, या खास करके इस तरह से सबको आपस में लिंक कर देता है कि भारत में जो भी कुछ हो रहा है, हो सकता है कि वो दूर कहीं कुछ हुआ हो, उसके कारण हो रहा है यहाँ। यानी आज भारत में कोई घट रही घटना भी दुनिया से जुड़ी हुई है। अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है तो उसके रिएक्शन में भारत में कुछ होगा, इंग्लैंड में कुछ किया जा रहा है तो उसका रिएक्शन हमें भारत में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आज जोड़ दिया गया है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। It is turning the world into one whole और creating borderless world। कह रहा है कि आज ये दुनिया को एक तरह से, पूरी तरह एक कर दिया है और एक बिना सीमा का, बिना कोई बॉर्डर वाला वर्ल्ड। आज देखिए बॉर्डर का क्या पर्पस होता है, बॉर्डर क्यों होता है? बॉर्डर इसलिए होता है ताकि एक तो पहचान हो सके कि कौन इस तरफ का है, कौन उस तरफ का है, और उस पर कानून उस हिसाब से लागू किया जा सके। जो इंडिया की तरफ होगा उस पर इंडिया के कानून लगेंगे, जो पाकिस्तान की तरफ होगा वो पाकिस्तान के उस पर कानून लागू होंगे। तो वो कुछ भी अगर काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन जो लिया जाएगा, तो हो सकता है इंडिया की तरफ है तो इंडिया के कानून के हिसाब से लिया जाएगा, पाकिस्तान की तरफ है तो पाकिस्तान के कानून से लिया जाएगा। तो ये होता है बॉर्डर का मतलब। बॉर्डर से पहचान होती है कि हाँ ये अलग देश है भारत, ये अलग देश है पाकिस्तान, नेपाल, जो भी देश। तो आज कहा जा रहा है कि एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन गया, यानी कि आज देशों की पहचान कम हो गई है, खत्म हो गई है। कोई बॉर्डर नहीं है कि आज हम पाकिस्तान में हैं, कि इंडिया में है, कि स्विट्जरलैंड में है, कि नेपाल में है। कहीं भी जाके लोगों को काम करना पड़ रहा है, कहीं भी घूम के काम करना पड़ रहा है। इसलिए आज कोई दुनिया में बॉर्डर नहीं रह गया है। सभी देशों ने बिल्कुल फ्री कर दिया है आना जाना सभी देश के लोगों को। अब यहाँ दो बॉक्स में दिया गया, देखिए, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन।
कहा जा रहा है कि दूसरे शब्दों में कहें तो ग्लोबलाइजेशन जो है ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का नतीजा है। यानी हमने सब नियम कानून सरल कर दिए, आसान कर दिए, और प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के लिए हमारे साथ। तो इसी का नतीजा के रूप में हो गया ग्लोबलाइजेशन सभी पूरी दुनिया में। अब नीचे दो बॉक्स में आपको दिया गया है प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और नीचे ग्लोबलाइजेशन, तीनों को डिफाइन किया गया है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर in the economy and increasing the role of private sector is known as privatization। देखिए, कहा जा रहा है कि जब हम इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला होता है सेक्टर, जो गवर्नमेंट चलाती है या गवर्नमेंट खुद जो काम करती है, तो पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो जब पब्लिक सेक्टर को हम रिड्यूसिंग द रोल कह रहा है, यानी कम किया जा रहा है, एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और जब हम प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं कामकाज करने, तो इट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। इसी को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। यानी एक तरफ जहाँ प्राइवेट को हमने ज़्यादा बढ़ावा दिया, वहाँ दूसरी तरफ हमने गवर्नमेंट को क्या किया, छोटा कर दिया। लिबरलाइजेशन, देखिए आपको बता चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन, लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, वही है, यानी जो भी रोक तरह तरह की सरकारों ने लगाई हुई है उसको हटा देना, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, सॉरी लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन लाइसेंस एंड रिजर्वेशन। अब जैसे कोई आपको कोई फैक्ट्री खोलना है, उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, कहीं आपको सफारी पर जाना है, कहीं माउंटेन्स पर या कहीं फॉरेस्ट में, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेने में बहुत समय लग जाता था। अभी है कि आपको आसानी से परमिशन मिल जाता है कि आप कहीं भी घूमने फिरने आ जा सकते। एंड देन नेक्स्ट इज बॉक्स इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। एक डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो जो भी कुछ हुआ लिबरलाइजेशन की पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लाने से जो भी कुछ बदलाव आया पूरे दुनिया में, पूरे देश में, पूरे राज्यों में, उन सब को मिला के कहा गया ग्लोबलाइजेशन।